नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार पे चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं जो बाजार के अंदर बड़ी बड़ी खबर है। सबसे पहले खबर का जो जोर रहा वो रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर की सीमा है उसको एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए बढ़ाया है क्योंकि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई और उसके लिए जो वहाँ की ममता बनर्जी है वो भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए एसआईआर की सीमा को आगे बढ़ा दिया कि चलो यार एक हफ्ता और देख लो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पे और नाराजगी जताई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि जो मेडिकल की सीट है ना वो नेगेटिव में भी एससी एसटी को जो नेगेटिव में पहुंच जा रही है तो भी उन्हें सीट अलॉट कर दे रहे हैं। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरीके से आप करते रहोगे तो देश में जो आम आदमी है उनके कहीं ना कहीं आप हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति उस परीक्षा को क्वालिफाइड ही नहीं कर पा रहा आप उसको उस डायरेक्ट मतलब डॉक्टर बनने के लिए उसमें सीट दे रहे हो। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और माननीय सुप्रीम कोर्ट अब आजकल ज्यादा ही एक्शन में है। एक एक्शन लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं इनके ऊपर। हुआ ये है कि आज सुनवाई चल रही थी डिजिटल अरेस्ट को लेकर के और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं इसमें जवाबदेही कहीं ना कहीं बैंक की होनी चाहिए, क्योंकि जैसे किसी बच्चे का गार्जियन उसके माता पिता होते हैं ऐसे ही जब आपके बैंक में कोई पैसा रखता है तो उस पैसे के गार्जियन आप बन जाते हो, क्योंकि वो व्यक्ति बैंक में पैसा रख के निश्चित हो जाता है। इसलिए निश्चिंत हो जाता है कि अब मुझे चिंता नहीं है। लेकिन अगर बैंक इसमें जवाबदेह नहीं होगा तो कौन होगा? मतलब अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा कोई संदिग्ध लेन देन लगता है तो आप कस्टमर को अलर्ट क्यों नहीं कर रहे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बैंकों को ले लिया है लपेटे में। बैंकों को इसलिए लपेटे में ले लिया और ये कहा है सख्त निर्देश में कि आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं इस पैसे को चाहे तो जाने चाहे तो ना जाने इस पैसे में आपराधिक रूप से संलग्न हो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप स्पष्ट करो कि अगर किसी के साथ में आपको संदिग्ध लेन देन लगता है तो उसके ऊपर आपने कोई कमेटी का गठन करो कि भाई एक कमेटी बनाओ जिससे वो एक आपकी जो आईटी टीम है जो सेल देखती है कि कितने ट्रांजेक्शन हुए, किस किस खाते में हुए और उनका थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हुए, मैंने आपको दिया आपने किसको दिया। तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगे। अब 4 हफ्ते बाद मतलब ये मान के चलो आने वाले महीने में अब इस पर डिजिटल अरेस्ट वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसमें कहीं ना कहीं जो बैंकों से जवाब मांगा है और जवाबदेही तय तय रही है कि भैया इस मामले को निपटाओ, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और मामला चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि जो हमने रूस से तेल ना लेने की बात है वो स्वीकार ही नहीं है। ये बात अमेरिका में जोरों पर है। वहाँ के जो मंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमने तो बोल दिया कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। हमने जो 25% अतिरिक्त का टैरिफ लगा रखा था वो टैरिफ भी हटा दिया, पर उसके बाद में भी भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है नहीं हटाएंगे, जवाब नहीं दे रहे, जबकि लिखित में आपको ये चीज देनी पड़ेगी कि आप हम तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत इस मुद्दे पर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है। सबसे पहले भारत के अंदर तेजी पकड़ लो। जस्ट 1 मिनट साथियों, कॉल आ रहा है। शेयर बाजार के अंदर की तेजी के पीछे कारण अगर पकड़ोगे ना तो पुराने पुराने जो घोड़े थे ना, जो मतलब सो गए थे वो जागे। मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप 1.5%, स्मॉल कैप 1.5%, मतलब जो जिन पर उम्मीद छोड़ दी थी कि यार अब तो ये चलेंगे, आज तो वो भी चल पड़े। और आज खबर आई एक आईएफसीआई की। आईएफसीआई को मर्जर को लेकर के खबर आ गई है जिससे इसको लोन देना और आसान हो जाएगा। आईएफसीआई अभी तक जो खबरों के दम पे चल रहा था कि एनएससी के अंदर इसकी हिस्सेदारी है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है, लेकिन एनएससी का जो आईपीओ है वो लगभग फरवरी तक वो सॉरी दिवाली तक आएगा। जो तुम्हारा आशीष मेहता है जो वहाँ के एनएससी के एमडी और चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें लगभग 2-3-4 महीने का समय लगेगा। फरवरी तो चल रही है और उसमें डीआरएचपी भी दाखिल करनी है, बोर्ड उसकी डीआरएचपी दाखिल करेगा, वैल्यूएशन निकालेगा कितनी वैल्यूएशन पे आना चाहिए, फिर कितना हिस्सा एनएससी में एलआईसी बेचेगा, कितना हिस्सा एसबीआई बेचेगा, कितना हिस्सा तुम्हारा और जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है या डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड है कितना बेचेंगे, तो उसके लिए 1-2 महीने का 3 महीने का समय लगेगा। तो इसलिए अब आईएफसीआई को लेकर के जो मर्जर को लेकर जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव है और स्टॉक 5% चढ़ गया। आज अगर चढ़ने वाले स्टॉक में सबसे ज्यादा नजर बनाओगे तो वे रहे जिन पर जो जोर रहा
रिजल्ट का जोर रहा एसबीआई का। एसबीआई के नतीजे आज स्टॉक को ले गया 7% ऊपर। देखो बैंक निफ्टी कंपेरेटिव सबसे ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी है। आज बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर बंद हुआ, ये मान के चलो। हालांकि जिस दिन डील की खबर आई थी उस दिन भी लाइफ हाई बनाया था, लेकिन टच टू गोन वाला लाइफ हाई था, वो टच होकर आया था। आज पूरी जो तेजी बनी है वो स्क्रीन पर बनी है। आज एसबीआई में नतीजे आए, स्टॉक धाम ऊपर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 13% ऊपर। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे आए थे ऊपर। मतलब जिधर भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं ना, उधर ही रॉकेट हो रहे हैं। अब ऐसी भी खबरें चल रही है कि भाई अब देखो परसों 12 तारीख में कोल इंडिया के नतीजे आने हैं, ईकेसी के नतीजे आने हैं, तो उनके नतीजे किस तरीके रहेंगे। लेकिन एक खबर आ रही है दबे पांव ये आ रही है कि कंपनियां अपना प्राइस बढ़ाने जा रही है। किसका? गाड़ियों का। क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो उनकी ज़्यादा आ रही है और जीएसटी कट हो गया, अब उनका कॉलेज मिट गया। अब वो ऐसी उम्मीदें जत रही है कि सबसे पहले टाटा मोटर्स इसकी तैयारी करने वाला है, जो पैसेंजर व्हीकल है उनमें गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने वाला है। कारण ये है कि उनकी जो कॉस्ट आ रही है ना, वो कॉस्ट जब उनके पहले कंपेरेटिव ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए वो अब उसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। तो आम आदमी की जेब पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। देखो जो जापान के अंदर तेजी देखने के लिए मिली है ना, जो जो आज बाजार में तेजी बनी है ना, हम उतना तेज बंद नहीं हुए थे, उसके बाद में भी आज जो तेजी है, या उसके पीछे है ग्लोबल संकेत। जब हम पर एक बार गिरे थे, आपको याद हो, तो ग्लोबल के कारण गिरे थे। अल्टीमेटली ये समझो कि आपका जन्मदिन है और आप हॉस्पिटल में गए जहाँ पर सब आदमी टूटे फड़के पड़े। मैं आपको ग्लोबल संकेत का मतलब बता रहा हूँ। अगर अमेरिका का बाजार 300 पॉइंट नीचे, डाउजोन 300 पॉइंट नीचे, उदाहरण से समझ लो, जापान 500 पॉइंट नीचे, यूरोप के 500 पॉइंट नीचे, जितने ग्लोबल के बाजार है सब नीचे लाल में, और आपका जन्मदिन है मान लो, और आप अस्पताल में गए और आपने जिधर देखा वो कोई टूटा पड़ा, कोई फड़का पड़ा, तो आपका भले ही आपको उत्साह है, यार मेरा जन्मदिन है, मेरे यो है वो है, लेकिन आप उत्साह मना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं मना पाओगे? क्योंकि सेंटिमेंट ऐसा बन गया। सेंटिमेंट कैसा बन गया? यार जिधर देखो उधर टूटा पड़ा, कोई पड़का पड़ा, कोई किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अस्पताल में जब आप जाते हो किसी को देखना, तो भले ही यार गलत है। तो जब ग्लोबल संकेत खराब होते हैं ना, ग्लोबल संकेत खराब होते हैं, तो आपके बाजार चाहे कितने भी अच्छे हो, उन्हें गिरना ही पड़ता है। जैसे मैं मेरा एक उदाहरण है पुराना, कि आपके महिलाएं हैं, जैसे अब महिलाएं कहीं बैठी हैं, किसी के यहाँ मातम हो गया, वहाँ बैठी हैं, और वो आपस में बैठ के केवल यही चर्चा कर रही है कि इसके पापा तो भिंडी नहीं खाते, इसके पापा तो तोरी नहीं खाते। और इस बीच में उनके कोई परिवारजन का गार्जियन आ जाता है, एकदम माहौल बन जाता ऊ। तो जितनी महिलाएं बैठी थी अभी तक, वो भिंडी और तोरी की चर्चा कर रही थी, अब वो एकदम से सब की सब रोती है हू। अल्टीमेटली रोना अलग विषय है, वो रोना आना नहीं आना वो अलग विषय है, बट सेंटिमेंट, सेंटिमेंट कैसा क्रिएट हुआ। सेम आज जो बाजार के अंदर तेजी आई, एक तो फ्राइडे के दिन जो नीचे से रिकवरी आई, वो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की भनक थी, लोगों को नहीं थी अल्टीमेटली, जो एनआरआई होते हैं ना, जो दूसरे देशों में बैठे हैं, और जो जिनके यहाँ इनसाइडर इंफॉर्मेशन को अनलीगल नहीं माना जाता। मान लो उन्हें पता चल गया कि भाई इनकी जो है डील हो गई, ये बात होने वाली है डन, है ना, उनका फ्रेमवर्क तैयार हो गया। ऐसा समझ लो ना, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। भाई फ्रेमवर्क बन गया, इसकी घोषणा किसने करी? मान लो सर्जियो गोर ने करी या पीयूष गोयल ने करी। पीयूष गोयल जी के मान लो रिश्तेदार का कोई आदमी है, उनने बोला चाचा कुछ है क्या? तो चाचा ने कह दिया हाँ वो बात हो गई है, वो जो हल्ला मच रहा ना विपक्ष में, वो तो वो शाम को घोषणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, और उसमें मतलब कि सारे कृषि प्रोडक्ट उसमें एंटर नहीं है, सब बाहर है। ये खबर मान लो किसी को पहले पता चल गई, कब? जिस दिन बाजार गिरा हुआ था, तो उन्होंने वहीं से खरीदारी करनी चालू कर दी, बड़े लेवल पे खरीदारी चालू करी, बाजार ऊपर। और अब जो तुम्हारा अमेरिका का नेस्डेक, S&P 500 और डाउ जोन में 1200 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली, मतलब 4 पॉइंट। और एक इसमें जो मतलब कहते हैं ना कि कुछ तो कड़वा कुछ नीम पे चढ़ गया, कुछ तो अच्छी खबर थी, कुछ और एक अच्छी खबर ये आ गई कि डाउ जोन को जो टारगेट है वो ट्रंप ने दे दिया 1 लाख का, कि मैं इसको 1 लाख देखना चाहता हूँ। इसका मतलब कि आप शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। हमारा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उसे पता ही नहीं शेयर मार्केट का, धंधे का, कभी आज तक शेयर मार्केट पर कोई बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया, हालांकि वो चुनाव के समय में एक बार जरूर कहा था कि आप तो खरीद लो, लंबे समय में शेयर ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन वैसे नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि वो नजर में रखा है बिटकॉइन
काफी नीचे गिर गया ना, बिटकॉइन के अंदर भी गिरावट, फिर नीचे से। अभी ये खतरा टला नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने ईरान वाले मामले पे 2 दिन से कुछ सुन नहीं रहे, और ट्रम्प, अगर हमारी डील भी हो गई ना, फ्रेमवर्क भी बन गया है, और अगर मैं मानता हूँ कि मार्च तक हमारी डील हो जाएगी, तो ये मान के चलना आप कि ये मार्च तक 2-3 बार ऐसा भी हो सका है ट्रम्प बोल दे कि आपने रूस से तेल लेना बंद नहीं करा, मैं आपके ऊपर ये डील कैंसिल कर रहा हूँ, 25% टैरिफ लगा रहा हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प मुंह के बड़ बोले हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, तो इसलिए आप इस चीज के लिए रहे अलर्ट कि भाई वो तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में कह देता है जो कहना, वो तुम बाद में समझते रहो। और ये हमें देखने के लिए मिलेगा, शेयर मार्केट का एक हिस्सा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको इतनी अनसर्टनिटी तो रखनी पड़ेगी कि यार देखो, अभी आपका बाजार अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, ऊपर बंद हुआ, नेस्डेक, S&P 500, जापान के बाजार, अमेरिका के बाजार, भारत के बाजार ऊपर है। अगर रात को ही ईरान पे हमला कर देता है अमेरिका, तो सारे तुम्हें नीचे मिलेंगे। ये अनसर्टेनिटी है ना, कि जो लोग अनसर्टेनिटी में बाजार को खाली करके गए थे शुक्रवार में, यार कुछ पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि जब बाजार, एक बार मानो, मैं ऐसा मानता हूँ कि समुद्र है, आप समुद्र में बाल्टी लेकर बैठे हो, मग्घा लेकर बैठे हो, जैसे ही लहर आपके पक्ष में आए, बाल्टी भर के निकाल लो खट से, बाहर खड़े हो जाओ, ट्राम में बैठ लो, फिर बाल्टी लेकर खड़े हो जाओ। भाई, आप इस बात को नेगेटिव में भी लो, पॉजिटिव में भी लो, दोनों लो। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में बेच दी, आपको अगले दिन वो 105 में मिली, कोई बात नहीं, वो पुर जाएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है और वो 98, मतलब 100 रुपए की चीज आपकी 80 रुपए हो जाती, तब फिर तो फीलिंग आती है यार, अच्छा था 100 रुपए में मिल रही थी तो नहीं लिया। तो इसीलिए शेयर मार्केट में ये रखो कि तू जो आ रहा ना, खट से झपटा मारो। ज्यादातर लोग हैं शेयर मार्केट में, जो लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में फेल हो जाते हैं, जो विचार ही वो रखते हैं कि मुझे 2,000 5,000 मिल गए, बस काम खत्म, आगे के आगे देखेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल मतलब हमारी 2 पीढ़ी तो खत्म हो ली, और आगे भी चलेगा। लगातार आईपीओ की भरमार आती जा रही है। आईपीओ कब आते हैं? जब देश के अंदर, मतलब जीडीपी अच्छी चल रही हो, कंजप्शन हो रहा हो, और कंपनी पैसा कब उठाती है? कंपनी तभी तो पैसा रेज करती है, ये कंडीशन है। तो इसलिए घबराए नहीं कि यार मौका निकल गया, मौके ढेर आते हैं। जिन लोगों ने सोच लिया कि यार मौका निकल गया, मौका कुछ नहीं निकलता, वो तो आता रहता है, हर रोज मौका आता है। मेरा एक मित्र था, मैंने उसे बोला, किसी कंपनी को खरीदने बेचने की राय ली है, मैंने कोल इंडिया के लिए बोला उससे। कब बोला था? जब तो 18 के आसपास चल रहा था। उनने बोला यार मेरे हाथ से मौका निकल गया। मैं उसे अगले दिन 24 पे, मतलब मैंने नहीं बोला, 24 पे खरीद लिया मान लो उसने। फिर वो 2 दिन में 61 गया, 61। अब वो 61 में बेच नहीं पाया। भाई भूल गया, भूल गया, भूल गया, कोई बात नहीं, फिर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कुंभ का मेला है कि 12 साल में आएगा। अभी जब भी कोल इंडिया हो या कुछ सरकारी कंपनियां हो, वे जब भी अपने नतीजे घोषित कर दिए तो उसके साथ में लिफाफा भेजती है, वो सीधा आएगा डिविडेंड का। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोल इंडिया के 12 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। मान लो कोल इंडिया ने बोल दिया कि हमारे नतीजे ऐसे रहे और इतने रुपए का डिविडेंड की घोषणा कर दे। ऐसा मान लो उन्होंने 20 रुपए का डिविडेंड की घोषणा कर दी। 10 रुपए का डिविडेंड नॉर्मली रहता है। अगर मैं आपको, देखो कोई स्टॉक खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है, अगर मैं कोल इंडिया की बताऊं आपने, तो पिछले साल कोल इंडिया ने 26 रुपए का डिविडेंड दिया है। 10 रुपए का एक बार, 5 रुपए का एक बार, 4 रुपए का एक बार, फिर 10 रुपए का। आप इस जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, 25 रुपए 50 पैसे के आसपास बनता है। आप उसको फिर से वेरीफाई करना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, कोल इंडिया ने इतने का डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया। तो जो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत कंपनियां है, वो थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं चल रही, नहीं चल रही, लेकिन जब चलती हैं तो एक ही बार में खेला कर देती है वो। खैर वो विषय अलग है। अब आ जाते हैं जापान पे। यार जापान में ऐसा क्या हुआ? देखो, संघाई ताकची जापान में नई प्रधानमंत्री बनी है, जिसके कारण जापान के अंदर, जो जापान के शेयर बाजार है ना, उनके अंदर तूफानी ताबड़तोड़ तेजी देखने के लिए मिली है, 2500 पॉइंट की तेजी। तो अमेरिका का जो डाउ जोन है वो 1200 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक 600 पॉइंट ऊपर, S&P 500 150 पॉइंट ऊपर। पहले ग्लोबल संकेत कितने पॉजिटिव बन गए, भारत का फ्रेमवर्क अच्छा बन गया, यार फ्रेमवर्क बन गया, अब तो डील हो जाएगी। अभी तक तो विपक्ष ही नहीं चलने दे रहा था। विपक्ष का मामले पे आगे चलो, मैं विपक्ष की बताता हूँ। हुआ ये था, चलो पहले ये ग्लोबल संकेत बता दूंगा फिर बताऊंगा। तो संघाई ताकची बन गई, कौन?
वहाँ की प्रधानमंत्री। और जो प्रधानमंत्री बनी तो जो जापान का बाजार था ना वो 2500 पॉइंट ऊपर, तूफानी तेजी। अमेरिका के बाजार तूफानी तेजी में, और हम तो नीचे से गए थे, पहले से रिकवर हो गए, और हम ऊपर से 26,000 की काफी करेक्ट हो गए थे। तो आदमी मतलब एक हमारा जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना, जिसे हम पीसीआर बोलते हैं, वो काफी ओवरसोल्ड हो गया था, 40 के आसपास चल रहा था। जो निफ्टी का आरएसआई है वो भी काफी ओवरसोल्ड हो गया था। तो एक रिकवरी आनी थी, शार्प रिकवरी आनी थी, और रिकवरी के लिए एक ट्रिगर चाहिए था, क्या ट्रिगर आ जाए। जब भी निफ्टी का आरएसआई 30 के नीचे आता है तो निफ्टी में रिकवरी देखने के लिए मिलती है, और निफ्टी के कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत था। लेकिन जब तक ट्रंप जैसे महाशय विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति में बैठे हैं ना, तब तक आप ये मत सोचो कि अनसर्टेनिटी बीत गई, नहीं बीती भाई। अभी वो सो का उठा होगा, हम सो रहे, वो सो का उठा होगा। अभी उसको कुछ नहीं पता, वो उठते के साथ ही कहता है जा बेजा ईरान पर बम मारो, ये मान नहीं रहा। तब क्या करोगे आप? तो ग्लोबल संकेत खराब हो जाएंगे, पूरे बाजार गिर जाएंगे, चाहे वो कंपनी आपकी अच्छी है चाहे वो खराब है। अब समझो अमेरिका के बाजारों में तेजी, जापान के बाजारों में तेजी, यूरोप के बाजारों में तेजी, जर्मनी के बाजारों में तेजी, ऑल ओवर जो ग्लोबल के बाजार थे ना सभी में ताबड़तोड़ तेजी थी। यही कारण है कि आज जितने पे निफ्टी खुला वहां से ऊपर चला, नीचे की ओर नहीं आया। फिर उसके बाद आज अगर एफआईआई और डीआईआई की बात करोगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 2250 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। मतलब आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदा है। अगर बात करोगे इसके तुम्हारा कैश इंडेक्स और फ्यूचर की मिला के, तो इंडेक्स और फ्यूचर की मिला के कल नेट नेट 10,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने के लिए मिलेगी। और तुम्हारा आज अगर बात करोगे डीआईआई की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उतना नहीं खरीदा, मात्र 251 कुछ करोड़ रुपए का खरीदा है, 251 का। और देखो कल मेटल के शेयरों में तेजी बनी रहेगी, उसके पीछे वजह है डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे आने वाला है, अभी 97 दशमलव कुछ पे चल रहा था कल। इसका मतलब है मेटल के शेयरों में तेजी रहेगी। अगर बात करोगे सोने की, सोना 1,56,000 रुपये कारोबार कर रहा है, 1,53 पे खुला था, 1,58 तक गया, अभी 1,56 पे कारोबार कर रहा है। और चांदी की बात करोगे तो चांदी में तो हाई वोल्टिलिटी है, चांदी को तो बड़ा अभी 1,54 के आसपास कारोबार कर रही है, एक 65-68 का हाई मारा, फिर एक नीचे 46 का मारा। तो चांदी के अंदर बड़ा हाई वोल्टिलिटी वाला काम चला हुआ है। चांदी में कुछ भी कहना असंभव है, जैसे जो बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूँ सिल्वर में काम कर लो या गोल्ड में काम कर लो, वो ये समझ लो कि वो आपको या तो गुमराह कर रहे हैं, और या क्योंकि इतनी हाई वोल्टिलिटी बन रही है कि पता नहीं चल रहा कि किस करवट उठ बैठे, किधर को चल दे। एमसीएक्स का हालांकि मेरे पास में एमसीएक्स भी है, पर मैं किसी को बोलता नहीं एमसीएक्स में काम करने के लिए। कारण ये है कि अगर किसी का एक लोट ले लिया चांदी का, तो चांदी का लोट आता है 30 किलो का। अगर किसी के 1,000 रुपये टूट गए ना तो 30,000 घुस गए उसके, और उसने लोट लेने में लिए लगाए कितने, मान लो 1 किलो चांदी 2.5 लाख की चल रही है, तो 2.5 लाख इज इक्वल टू 3, तो 75 लाख की चांदी हो गई। हाँ जी 75 लाख की चांदी होगी। और अगर 10% भी मार्जिन उन्होंने दिया, 10% मार्जिन मतलब 7.5 लाख, वो घुस जाएंगे, मतलब में कोई मतलब को फायदा है नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा एमसीएक्स से कोशिश रहने का समय है। मेरे जो क्लोज है, जब इस समय था तब हमने बोला था अगर कोई नहीं किया तो वो ठीक है, नहीं खरीदने वरीदने कोई राय नहीं है। अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे या बेच रहे तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदे। एक जरूर हुआ है हार्ले डेविसन, जो कि अमेरिका की बाइक है, जिसमें 16% से लेकर के 40% तक का टैरिफ लगता था। अब वो 0% के दायरे में आने से अगर हार्ले डेविसन आप लेना जा रहे हो ना, तो आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर के 14 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होने वाला है। अब ये मत बोलना कि 2.5 लाख की तो हम बाइक ही नहीं खरीदते, वो अलग विषय है। बट इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा कि हार्ले डेविसन का जो 0% के दायरे में रखा है, उसे 1600 सीसी तक का ऐसा कुछ है। उससे ऊपर वाले की जो ड्यूटी है ना, वो जो 40% ड्यूटी थी उसे घटा के 30% लाया जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ना हार्ले डेविसन को बार बार बोलते हैं, इससे इम्पैक्ट किसको देखने के लिए मिलेगा? हार्ले डेविसन, देखो हार्ले डेविसन का इम्पैक्ट मिलेगा आइसर कंपनी को। आइसर कंपनी ये क्या करती है यार? अरे बुलेट नहीं है, क्लासिक की बुलेट है, वो आइसर कंपनी की है, डग 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 डग। आइसर ट्रैक्टर है ना, डग डग डग, वही वाले स्टाइल में। तो आइसर कंपनी को इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी शौक वाला, जो आदमी मतलब मिडिल क्लास है, अपना गुजर बसर कर रहा, वो स्प्लेंडर ले लेगा, एक्टिवा ले लेगा,
और जुपिटर ले लेगा। और जो आदमी थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा रखता है वो शौक के भी आप पे हार्ले डेविसन खरीदना चाहता है। लोग बाग तब भी हार्ले डेविसन खरीद रहे थे जब टैक्स था, तब क्या करोगे? अब तो जीरो टैक्स हो गया, तो अब तो वो खरीदेंगे ही। तो हार्ले डेविसन में जो लोग, अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो 2 लाख से लेकर के 14 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ट्रंप ने इसे तो करा ही लिया है कि यार नहीं, इसे तो 0% पे करो, जो होगा देखेंगे। अब एक बात सुनाता हूँ तुम्हें। बात क्या है? बात है अंदर की। अंदर की बात ये है कि मान्य जो नेता विपक्ष है ना, राहुल गांधी जी, वो ओम बिरला जी के खिलाफ लाने वाले थे प्रस्ताव। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे। जब भी राहुल गांधी जी बोलने के लिए उठते, वो बोलते थे माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए, माननीय नेता विपक्ष आप बैठ जाइए। और वो बोलने नहीं दे रहे थे। तो तुम्हारा देखो, राजनीति पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो कुछ जानकारी लगी है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि उन्हें बोलने ही नहीं देते थे। जब भी बोलते थे, बोला माननीय विपक्ष बैठ जाइए, आप 2 मिनट रुक जाइए, कोई और बोल रहा। तो उसके लिए तुम्हारा अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो कांग्रेस के नेता हैं, वे ले आने चाह रहे थे अविश्वास प्रस्ताव। किसके खिलाफ? ओम बिरला जी के खिलाफ। कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे, हमारी आवाज दबाई जा रही है, तो अब ना हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कोई दूसरा जो है लोकसभा स्पीकर बनाइए, हम ये लोकसभा स्पीकर के साथ में नहीं रहना चाहते। मतलब ओम बिरला जी उन्हें लेकर गए घोपचे में। देखो, घोपचा एक शब्द है, बट बाकी उनके साथ में मीटिंग करी एक अलग कमरे में। और मीटिंग के बाद राहुल गांधी जी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, या स्पष्ट बताया कि कल से जो सदन है वो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कौन सी गोली दी है वो नहीं पता चल रहा। मतलब राहुल गांधी जी को ऐसा क्या बोल दिया है ओम बिरला जी ने कि वो आते ही बोल दिए नहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोई विपक्ष नहीं, कोई विरोध नहीं। बोला ओम बिरला जी से तुम्हारी मीटिंग हुई है, आपने नहीं बोला कल से बिल्कुल 1 नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दिक्कत करेंगे नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो गोटी फंसाई है। देखो, ऐसी बात नहीं है। और वो दुखती नस दबाई है। बोले ये दुखती नस है। मैं ऐसा केवल इशारा भी नहीं दे रहा, ना बता रहा कि राहुल गांधी जी दोहरी नागरिकता में है, उनके ऊपर केस चल रहा है। और भारत एकहरी नागरिकता का देश है। अगर मेरे पास में कनाडा की भी नागरिकता है और यहाँ की भी है, तो मुझे या तो कनाडा की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी या यहाँ की त्यागनी पड़ेगी। और अगर मैं सांसद हूँ और मैं यहाँ की नागरिकता त्याग देता हूँ, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही जो पद पर मैं बना हुआ हूँ वो पद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस देश के नागरिक ही नहीं हो तो आप सांसद कैसे हुए? और जब आप सांसद ही नहीं हो तो आप नेता विपक्ष कैसे हुए? मैं बता नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोलता, ना मैं किसी पार्टी के पक्ष में बोलता हूँ। मैं केवल इशारा दे रहा हूँ समझदार आदमी को कि ओम बिरला जी ने कौन सी नस दबाई है, वो तो ओम बिरला जी जाने। कि नेता विपक्ष आके बोल दिया कि अब से कल से सदन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और ना हल्ला गुल्ला ना कुछ। अब कुछ भी हो सकता है। जस्ट 1 मिनट साथियों, कॉल आ रही है। एक कॉल आ गई थी साथियों। तो सबसे पहली बात क्या है, देखो, हार्ले डेविसन खरीदनी है, सस्ती होगी। निफ्टी की बात करोगे तो 174 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी चढ़ गया आज। बैंक निफ्टी 476 पॉइंट चढ़ गया। सेंसेक्स तुम्हारा 548 पॉइंट चढ़ गया। सोना चांदी तुम्हारे ग्रीन में है, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया तुम्हारा 90 रुपये 76 पैसे पर कारोबार कर रहा है। मतलब रुपया भी कमजोर नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, और बस ठीक ठाक ही है, ये मान के चलो। अच्छी खबर ये है कि तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ में डील का फ्रेमवर्क बन गया है, और डील लगभग लगभग होने वाली है। खराब बात यह है कि ईरान वाले मामले पे अभी कोई खबर आई नहीं है। रूस और यूक्रेन वाले मामले पे अभी कोई खबर आई नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल दिया कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मेरी इच्छा केवल यही है कि बस रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। क्यों है? क्योंकि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप वोट मांगने गए थे, तो उनका केवल एक ही नारा था। वो नारा ये था कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो अगले दिन यूं रुकवा दूंगा रूस और यूक्रेन का युद्ध। भाई 1.5 साल हो गए ना, तो उससे युद्ध रुका ना कुछ हुआ। परिस्थिति उसकी खराब बनी हुई है। अब करना करना ये है केवल कि आपको ग्लोबल संकेतों पर नजर बनाए रखनी है कि ट्रंप ने तो नहीं कुछ बोला। उसके लिए आपको हमारी जो शॉर्ट वीडियो है उन पर नजर रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे बेल आइकन को दबा के रखो। अगर कोई शॉर्ट मतलब कुछ आता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा अवगत करा दूंगा कि भाई ऐसा कुछ कांड हो गया। घबराने की बात है नहीं, अभी हम सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में इस वजह से है कि अगर कोई बयान आएगा तो ट्रंप का भारत के विरुद्ध नहीं आएगा,
भारत के पक्ष में ही आएगा। हालांकि अब उसने जो कल एक नक्शा जारी किया, उस नक्शे में जो बलूचिस्तान है, जो अक्साई चीन है, जो कि अक्साई चीन चीन के कब्जे में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास में है, उसे पूरे को भारत में दिखाया है। उसके बाद में जो पाकिस्तान है वो जरूर कर रहा है कि हमारी क्या गलती थी, हम तो आपके चक्कर में 9,000 करोड़ से लूटे पीटे बैठे हैं। आपने बोला गाजा की पीस में आ जाओ, हम आ गए। हमारा बजट नहीं था, उसके बाद भी कर्जा लेके हमने तुम्हारे इसमें 9,000 करोड़ रुपए का चक्कर में फंस गए। और आपने भारत को हमसे बेटर डील दे दी। पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ है, भारत पर 18% का टैरिफ है। और उसके बावजूद भी आप, ऐसा हमसे क्या हुआ कि हम आपको खुश नहीं कर पाए और भारत ने तमाम प्रयासों के बावजूद भी तुम्हें झुका दिया। देखो यार, अल्टीमेटली कंजप्शन का बाजार है भारत। पाकिस्तान में जितने आदमी हैं उतने भारत के एक राज्य में, उससे ज्यादा बल्कि। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना बोलती है कि 21 करोड़ है। अगर आज की डेट में देखोगे तो मुझे लगा 29 करोड़ के आसपास हो रहे होंगे। कि भाई कुछ मरे तो कुछ जिए भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी है, कुछ पैदा भी हुए होंगे। तो जो सरकारी आंकड़ा बोलता है जितना पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है, क्योंकि मैं हूँ, मान लो मैं व्यापारी हूँ, मुझे अमरूद बेचने हैं, तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे जहाँ अमरूद ज्यादा बिकेंगे। अमेरिका क्या है, एक व्यापारी है, वो क्या देखता है, अपनी कंपनियों का हित। और कि कौन से हित, ये हित नहीं, झिंगालाला हित नहीं है। बोइंग 500 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान तो मुझे लगा आने वाले 20 साल भी नहीं खरीद पाएगा। 25 साल अगर लगातार भी खरीदी करे तो भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। अब भारत ने बोल दिया 500 बिलियन डॉलर की खरीदी होगी, यार क्या होगी, जिसके लिए वो दुनिया को करता फिरता, भाई कर लो। बोइंग, हमारा विमान जो है ना ज्यादातर या तो बोइंग के या एयरबस के। अब जब हमें अमेरिका को नख दिखाना हो तो हम एयरबस के पास चले जाते। तो बोला तुम तो बोइंग के विमान खरीदो, और बोइंग के विमान खरीदेंगे तो उनके व्यापारी खुश होंगे। हाँ, ये हुई ना बात। हार्ले डेविसन उनके यहाँ की कंपनी है, 42 लाख की बाइक है। भारत, मतलब है तो देखो, वैसे 2.5 लाख रुपए से चालू है, लेकिन जो हाईएस्ट है 42 लाख तक के। मैं मानता हूँ हाईएस्ट को, 42 लाख की बाइक है। आज भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है, 3.5 रुपए के। तो अगर वो 42 लाख की बाइक है तो पाकिस्तान में वो 1.5 करोड़ की बाइक है, पाकिस्तानी खरीदेंगे? 1.5 करोड़ में तो पूरी जिंदगी काट लेंगे वो खरीदने के नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान में वो कुछ नहीं दिखा। उन्हें देख लिया, हाथ फेर के बोले इसके द्वारा सौदा कुछ है नहीं। किसके दौर चलो, बोले भारत के दौर चलो। क्यों चलो, बोले भारत दुनिया से मेगा डील कर रहा है, ट्रेड पूरे बल्क लेवल पे, मदर ऑफ ऑल डील कर रहा है। एस जो तुम्हारा मिडिल ईस्ट के देश है उनके साथ डील कर रहा है तुम्हारा। और इनकी खुद का अपनी एक मतलब ब्रिक्स जैसा इनका अपना ग्रुप है ही। तो ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊं। और चूंकि भारत अपनी जरूरत तो कर लेगा पूरी तमाम, क्योंकि जो अजीत डोभाल जी ने एक बयान दिया था ना, वो बयान बहुत सर्कुलेट हुआ। वो बयान ये था कि अगर ट्रम्प तुम्हें डील नहीं करे तो तुम क्या करोगे। तो अजीत डोभाल जो कि भारत में एनएस से है, सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने कहा कि तो कोई बात नहीं, 1.5 साल कट गया, 2.5 साल और काट लेंगे। 4 साल बाद ट्रम्प चला जाएगा, दूसरा आएगा, फिर देखेंगे क्या होना। वो बात ट्रम्प तक पहुंच गई और ट्रम्प की बुद्धि घुमा दी उसने। कहला भाई ये तो हो गया, भाई खेला, यहाँ हो गया खेला। उन्होंने कहा डील कर लो, क्योंकि अगले आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा तुमसे कोई। भाई जब उनने उनने कहा कि अगर अमेरिका डील नहीं करेगा तो भारत क्या करेगा, तो भारत से ऐसा कोई ऐसा आता ना हड़बड़ाने वाला बयान कि हम तो मर जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। तो बोलते हैं यार नहीं, अब तो भारत झुकेगा। उन्होंने बोला कोई बात, 1.5 साल कट गए, 1.5 साल और काट लेंगे, 2 साल, फिर ट्रम्प चला जाएगा, फिर तो कर लेंगे डील। कौन सा आप बता रही है, हमारा काम तो चल ही रहा। अभी हम चीन, जिसकी वजह से है वो भारत के ऊपर रियायत देता है या भारत को खुश करता है या भारत के ऊपर कसाई करता है, उसके पीछे कारण है केवल चीन। उसका उद्देश्य एक है कि उसे चीन को झुकाना है। इसीलिए वो भारत को बार बार, हर बार भारत के ऊपर ही कसी करता है, भारत पे टैरिफ की तो फेंकता है, भारत को झुकाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे चीन को काउंटर करना है। हालांकि उसने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत और अमेरिका जैसा जो क्वाड जैसा संगठन है ना, वो भी उसने चीन को काउंटर करने के लिए बनाया था। और उसके केवल एक टैरिफ वाले बयान से पूरे के पूरे जो उसके देश थे ना, वो चीन की तरफ जा रहे थे। फ्रांस चीन में जाकर खड़ा हो गया। ईयू के जो देश है, चाहे तुम्हारा यूके हो, चीन में जाकर खड़ा हो गया। अब बताओ, फ्रांस जैसा देश, यूरोप के जो देश, जर्मनी का देश, कनाडा, ये सब अगर चीन के गलियारे में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके जो अपने दोस्त हैं ना, आपने उन्हें ही अपना नहीं रहने दिया। तो इसीलिए ट्रम्प समझ गया कि
ज़्यादा खींचा टूट जाता है, तो इसलिए बोला ज़्यादा बल्लमबाजी बनने का फ़ायदा नहीं है कुछ, साइलेंट रहो। डील का फ्रेमवर्क बना दिया, बोले ठीक है हार्ले डेविसन पे छूट दे दो, ये कर लो। तो क्या साथियों वीडियो लंबी बन गई, मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना बने, तो इसलिए अभी कोई बात नहीं। अब कुल मिला के ये समझ लो बाजार पॉजिटिव जोन में है, तुम्हारे मिड कैप स्मॉल कैप जो है ना उनके अंदर अच्छी खासी तेजी दिख रही है। और जो नेस्डैक S&P 500 है वो भी अभी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, मतलब ऊपर से थोड़े से फिसले हैं लेकिन अभी सही है। कोई ईरान के ऊपर नेगेटिव खबर ना आए, बाकी बाजार सही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगर देखें तो तुम्हारा बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। रुपया तुम्हारा स्टेबल है, सोना चांदी में उतार चढ़ाव लगा हुआ है। जो भी कुछ करें, जो खरीदी करें बिक्री करें, वो अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।